नमस्कार बेटा जी। बेटा जी आज डिस्कस करेंगे आपके साथ एसिड बेस एंड सोल्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो आपके पास देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इंडिकेटर्स। कॉमन जो एक कॉमन वे में मिल जाते हैं। तो आपके पास लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिन सभी बेटा आपके पास, इसका हो जाएगा डी। तो ये तो एक रिमेंबर बेस्ड चीज है। इंडिकेटर आपके पास वो चीज होती है जो इंडिकेट करती है कि कंटेनर में एसिड है, बेस है, क्या चीज है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो अपने बाइक का, गाड़ी का इंडिकेटर ऐसे देते हैं कि इस तरफ जाना है। तो इंडिकेटर यहाँ इंडिकेट करेगा किस कंटेनर में। इंडिकेटर की बोतल पे लिखा होता है कि एसिड में डालोगे तो ऐसा कलर होगा, बेस में डालोगे तो ऐसा कलर होगा। तो आपके पास जैसा कलर शो करेगा उसके अनुसार हम बता सकते हैं किस कंटेनर में एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर इस चीज को इंडिकेट करता है, बताता है। ठीक है बेटा जी, तो ये इंडिकेटर हम यूज में लेते हैं यूजुअली आपके पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक इंडिकेटर। देखो आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं धरती पे ज्यादातर। एक तो जो नेचुरल वे में मिलती है, एक जो आपके पास मैन मेड है, जो इंसान बनाता है। तो आपके पास जो मैन मेड चीज होती है बेटा, जिसको हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं साइंटिफिक। तो ऐसे कौन से इंडिकेटर हैं जो आपके पास इसमें साइंटिफिक हैं, ये चीजें आपको याद करनी जो एनसीईआरटी के अंदर है। तो आपके पास बेटा मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिन, ये आपके पास नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये मैन मेड इंडिकेटर है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, आपके पास उनको तैयार किया गया लैब के अंदर। तो ये मैन मेड कौन कौन से हैं, कौन कौन से नेचुरल है, ये आप छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये ठीक क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग दिस टू दिस। आपके पास ये कह रहा है कि एसिड को वाटर में डालें या वाटर को एसिड में डालें या एसिड को एसिड में डालें। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, मान लो कि आपके पास ये एसिड है, खूब सारा एसिड ही एसिड है ना, इसमें वाटर है। जब एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसमें थोड़ा बहुत पानी है, मान लो हल्का सा पानी है, तो आपके पास ज्यादा एसिड है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी एसिड बहुत ज्यादा, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा। जैसे जैसे एसिड की अमाउंट पर यूनिट लीटर एक पर्टिकुलर जगह कोई भी ले ली हमने, इसमें कम होती जाएगी। मींस आपके पास पानी उसके अंदर एक तरीके से ज्यादा है, तो वो डाइल्यूट होता रहता है। समझ गए मेरी बात को। तो अब आपके पास कई बार हम सोचते हैं कि वाटर डाल दें एसिड में, एसिड में वाटर डाल दें आपके पास, तो धीरे धीरे करके एसिड की पर लीटर एक यूनिट जगह में अमाउंट कम होती रहेगी। नहीं बेटा, जब वाटर डालेंगे तो उसमें हीट रिलीज होती है, तो जलने का ये चीजों का खतरा रहता है। तो याद रखना, बाय एडिंग एसिड टू वाटर, इस एसिड को वाटर में डाल देना, तो धीरे धीरे करके पर्टिकुलर जगह में, जैसे ये जगह सेलेक्ट की, ये जगह सेलेक्ट की, यहाँ एसिड एसिड था, अब ये जगह सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एसिड है, साथ में पानी भी है, तो आपके पास सॉल्यूशन, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। कि जो एसिड की पर्टिकुलर जगह में, पर लीटर जगह में, कोई पर लीटर का कोई जगह मान लो, हर जगह के अंदर एसिड जो पर्टिकुलर जगह में कम होता गया, उसकी अमाउंट कम होती गई, तो उसको बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब खूब सारा एसिड ही एसिड है। डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी भी अब साथ में, जितना ज्यादा पानी होता जाएगा उतना ही ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा। लेकिन एसिड में पानी नहीं डालना, एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डालना है। एसिड में पानी डाल दोगे डाइल्यूट तो तब भी होगा, लेकिन वहां हीट रिलीज होती है, आग लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं, कोई चीज जल सकती है। तो इसलिए देखो ये अच्छा न्यूमेरिकल है, एसिड डालना है वाटर के अंदर और डाइल्यूट होता जाएगा, उसका आपके पास जो मात्रा है पर्टिकुलर जगह में वो कम होती जाएगी। ठीक है बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क। जो आपके पास ये कह रहा है कि दूध या दही खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि एसिड का टेस्ट सभी को पता, सोर होता है, खट्टा होता है, तो ऐसा किसकी वजह से होता है। तो किस कंपाउंड में कौन सा एसिड है
वो तो बेटा जी आपको याद करना पड़ेगा। तो लैक्टिक एसिड की वजह से दूध या दही खट्टे होते हैं, दही में खूब सारा मिलता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं आपके साथ। कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन, मार्बल में भी होता है, अंडे की जो सेल होती है वो इसी से बनी होती है, लाइमस्टोन, तो ये सारे हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा CaCO3, कार्बोनेट उसको बोलते हैं जिसमें CO3 ग्रुप हो, कैल्शियम है तो Ca, तो आपके पास CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सा आपके पास कंपाउंड किन किन के अंदर प्रेजेंट है, जो रिमेंबर बेस्ड चीजें हैं वो तो बेटा जी याद करनी पड़ेंगे, और उसके लिए एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस। नहीं तो मान लो कोई चीज मैं ही भूल जाऊं कि एक्सेल में कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं, अब उसको मान लो देखो ही नहीं 3-4 महीने, तो इसको याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर बेस्ड चीजें याद करनी पड़ती हैं। जो कंसेप्ट होता है उसको तो आप 20 दिन में रिवाइज कर लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट तो एक बार दिमाग में घुस गया तो घुस गया, लेकिन जो डेटा है कि कौन किस में है वो तो आपको 2-4-5 दिन में एक बार देखते रहना पड़ेगा। इवन छोटा सा सिलेबस केमिस्ट्री का हर रोज भी रिवाइज कर सकते हो, मोटा मोटा ये एसिड है, ये बेस है, इसमें ये है, इसमें ये है, लैक्टिक एसिड दही में है, दूध में है, ये चीजें जो रिमेंबर बेस उसका तो रिवीजन कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो पेपर में ऐसा ऐसा लगेगा कि ऐसा ऐसा कुछ था, ये था या ये था, ये था, ये था, ऐसा रहेगा दिमाग में। तो जो भी चीज रिमेंबर बेस है वो तो याद करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है बेटा जी, वो तो किसी से भी गलत हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, जिसको याद होगी तो टिक करके आ जाएगा, याद नहीं होगी तो गलत होगा बेटी। एसिड जनरली रिएक्ट विद डैश डैश टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, एसिड का काम होता है H+ देना, बेस का काम होता है OH देना। एक तरीके से एसिड और बेस बेटा मिलते हैं तो सोल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। ये आपसे पूछ रहा है ये एसिड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ, तो अल्कली बेस लिख ही दिया। मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं बेटा नेचर में बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के होते हैं एसिडिक, जैसे CO2। मेटल हाइड्रोक्साइड मैंने ये ले ही लिया NaOH। तो देखो आपको दिख रहा है कि A और C तो आपको समझ में आ ही रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड ही मैंने लिया ही है, B ये बेस है, तो इसका मतलब 2 आंसर तो होने से रहे, तो कौन सा आंसर जाएगा, D। मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के पीछे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो नेचर में एसिडिक होते हैं। कभी भी जो एसिड है वो बेस के साथ मिलेगा तो एसिड और बेस मिलकर के बेटा जी सोल्ट बनता है, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड प्रोड्यूस डैश 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 आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। देखो जैसे ही एसिड आपके पास कोई भी है उसको पानी में डालते हैं तो ये H+ देता है, ये H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये पानी के साथ मिल जाता है। अब पानी के साथ अगर ये मिलेगा तो इस H+ को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा बेटा, H3O+। तो H3O+ बोल दे या उसको हाइड्रोनियम आयन बोल दे, या H+ के ब्रैकेट में एक्वस लिखना चाहिए इसको, कि एक्वस फॉर्म में H+ अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, पानी के साथ करता है। तो फिलहाल हमारे पास अच्छा है कि H+ के ब्रैकेट में कुछ नहीं भी लिखा तो भी अब H3O+ हाइड्रोनियम आयन तो एक ही चीज है, तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, डी। तो ये सारी चीजें एक ही H+ के साथ वाटर लिख दे, H3O+, ये 3 ऐसे आएगा नीचे, H3O+1 लिख दे, हाइड्रोनियम आयन लिख दे, ये इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ड्यू टू डैश डैश द ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, या तो फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अब कंपाउंड है तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, जिनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, NaCl है NaCl। अब जो NaCl सॉलिड फॉर्म में उसमें से करंट पास नहीं होता क्योंकि आयंस नहीं होती, लेकिन जैसे ही इसको लिक्विड फॉर्म में मोल्टन फॉर्म में लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आ जाते हैं, आयंस आएंगे तो करंट फ्लो करेगा। जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज है, आपने कभी भी C6H12O6 को ऐसे टुकड़ों में टूटे हुए नहीं दिखा दिया, C पे कुछ प्लस लिख दिया, इस पे माइनस, ऐसे कभी टुकड़ों में नहीं टूटता। मेन सीन को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, के इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व नहीं होते, टुकड़ों में नहीं टूटते, तो इनके पास जब आयंस ही नहीं होंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये टुकड़ों में नहीं टूटते बेटा, इसलिए इनके पास आयंस नहीं है।
आयंस की एब्सेंस की वजह से इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एसिडिक गैसेज लाइक डैश 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 प्रेजेंट इन एयर मिक्स्ड विद रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। तो आप लोगों ने सुना होगा ज्यादातर जो बारिश होती है वो एसिडिक होती है। तो आपके पास बेटा जो एसिड का बारिश का पानी, तो ये जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल उधर पी ब्लॉक में बैठे होते हैं, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड बेटा नेचर में एसिडिक होते हैं। तो जो आपके पास जो बारिश आती है इन एसिड के साथ रिएक्ट करके वो कैसा रेन देती है? एसिडिक रेन देती है। किस रेन को एसिडिक बोला जाता है? उसका पीएच कितना होना चाहिए डेटा आपको सारा याद करना है। तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं। तो आपके पास बारिश जो आएगी, पानी जो आएगा, इस एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सी रेन देगा? तो एसिडिक रेन देगा। मतलब नेचर में उसका नेचर एसिडिक होगा, तो इसका नाम क्या रख दिया? एसिडिक रेन। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मिनरल ग्राउंड्स, देखो जो अपने जैसे टैप वाटर, नल का पानी ग्राउंड वाटर है, मिनरल्स पानी के अंदर होते हैं। तो इम्प्योर अगर पानी होगा तो उसके अंदर H+ और OH- बनेंगे, आयंस बनेंगे तो करंट जनरेट करेगा। जो प्योर पानी है, बिल्कुल डिस्टिल्ड पानी, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। सपोज करो जैसे आप घूमने गए हो शिमला और बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं बर्फों की, उनको कोई का करंट लगा दिया, ऐसे वायर लगा दिया, तो ऐसे थोड़ा अपने करंट लगेगा? नहीं, ऐसे तो सारे मर जाए लोग फिर। तो उनमें से करंट क्यों फ्लो नहीं करता? क्योंकि प्योर वाटर है, वहां पे कोई मिलावट नहीं है। तो प्योर वाटर बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। प्योर पानी टुकड़ों में नहीं टूटता, आयंस जनरेट नहीं होते। ये तो जो हम पानी लेते हैं जिसको हम पोलर बोलते हैं, H+ OH-, वो पानी बेटा जी आपके पास इम्प्योर होता है। तो मिनरल है या ग्राउंड वाटर, इनके अंदर इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है तो आयंस में टूटेगा, टुकड़ों में टूटेगा H+ और OH- में, तो आपके पास करंट उसके अंदर से जनरेट होगा। अपने वाले पानी में तुरंत करंट मारता है, लेकिन प्योर वाटर से बिल्कुल जो डिस्टिल्ड है, डिस्टिल्ड का मतलब उसको इम्प्योर को हीट किया, इम्प्योरिटी नीचे रह गई, उसको ठंडा कर लिया, बार बार उस प्रोसेस को अपनाया, बिल्कुल लास्ट में पानी पानी है। तो प्योर पानी टुकड़ों में नहीं टूटता, उस पर आयंस नहीं होते, आयंस नहीं होंगे तो करंट भी जनरेट नहीं करेगा। डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड। Substance don't show their acidic properties without water। अब एसिड की डेफिनेशन 10th क्लास तक किसको बोलते हैं बेटा? कि जब इसको वाटर में डालते हैं तो उस टाइम ये H+ देता है। तो H+ किस में देता है? ये पानी के अंदर डालने पे। पानी में जब HCl था अपने पास, इस HCl को जब पानी में डाला तो इसने H+ लिया, पानी ने H+ को एक्सेप्ट किया, हाइड्रोनियम आयन बना। तो पानी में डालने पे ही H+ देता है। तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टी शो कहां करेगा? पानी में करेगा। अब पानी नहीं होगा तो H+ कहां देगा? H+ नहीं देगा तो एसिड कैसे बोलेंगे इसको? तो आपके पास इसके लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। डेंसिटी तो धरती पे कोई भी चीज रियलिटी में तो उसकी डेंसिटी तो होती ही है, कंसंट्रेशन अमाउंट तो लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। पीएच स्केल तो 7 से कम है, 7 से ज्यादा वो तो एक स्केल है फिक्स। तो कोई भी चीज आपके पास सब्सटेंस डोंट शो देयर एसिडिक, एसिड उसको बोलेंगे जो पानी में H+ देगा। 10th तक की क्लास में अर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया था। तो पानी होगा तभी तो H+ देगा। ठीक है बेटा जी। जनरली डैश डैश आर बेसिस, मेटल ऑक्साइड, मैंने बताया अभी, मेटल के पीछे कभी भी ऑक्सीजन लगाते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, नॉन मेटल एसिडिक होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड, हाँ मेटल के पीछे NaOH, ये भी बेस है नेचर के अंदर। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट होता है बेटा Na2CO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है। तो देखो मेटल कार्बोनेट भी जनरली आपके पास बेसिक होते हैं, क्योंकि NaOH किससे मिलके बना है? NaOH, NaOH और एक वीक एसिड है H2CO3, इसने OH दिया, इसने H, इसने OH दिया, इसने H, दो बार वाटर निकल गया, H2OH, 2 टाइम्स OH, OH, वाटर निकल गया 2 बार, Na 2 बार मिल गया, Na2CO3। कहने का मतलब जब इस Na2CO3 को तुम पानी में डालोगे
तो एक तो क्या बनेगा NaOH और एक क्या बनेगा H2CO3। जिस एसिड में कार्बन हाइड्रोजन हो ज्यादातर वीक होते हैं, तो ये आपके पास वीक एसिड है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पानी के अंदर डाला तो बेस तो है स्ट्रॉन्ग और एसिड क्या है वीक, यानी कि OH माइनस आयंस ज्यादा जनरेट होंगे, H प्लस कम होंगे, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेसिक। तो ये आपके पास सारे के सारे जनरल वे में नेचर में बेसिक हैं। आपके पास आप किसी भी सोल्ट को देख सकते हैं, वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना है तो वो बेस आपके पास नेचर में फिर बेसिक होगा बेटा, वो सोल्ट बेसिक होगा। तो इसी तरीके से वीक स्ट्रॉन्ग आप चेक कर सकते हैं। तो बेटा जी आप इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू? ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ये तो बात सही है। आप लोगों ने देखा होगा अल्कली पहला ग्रुप होता है ना, हाइलिना, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड होता है। तो ऑल बेस, बेस तो बहुत सारे हैं, NH4OH भी बेस है, बेस तो और बहुत सारे ऐसे बेस हैं जो आपके पास अल्कली नहीं होंगे। हाँ, अल्कली जो होता है तो बेस होता है, लेकिन कोई बेस है तो अल्कली होगा, ये तो कोई बात दूर दूर तक नजर ही नहीं आई। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस तो है, लेकिन ये अल्कली नहीं है। ठीक है, ए बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH। बिल्कुल सही, बेस उसको बोला गया अर्हेनियस के अनुसार जो पानी में डालने पे OH माइनस दे, जैसे NaOH है। NaOH को पानी में डालेंगे तो Na प्लस और क्या निकलेगा OH माइनस। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड, ए बेस विच कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड thus produced a large amount of hydroxide ion is called a strong base। सही बात है। A base which is partially ionized in water and thus produced a small amount of hydroxide is called strong base ना, वो वीक होगा। जो पूरी तरह से टुकड़ों में टूटता है, स्ट्रॉन्ग वो होता है जो ज्यादा आयंस देता है। ज्यादा का मतलब क्या हुआ बेटा, पहले 1 2 3 स्टेटमेंट सही है। देखो ज्यादा मैं बता देता हूं स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या अंतर है। देखो देख ध्यान से बेटा, जैसे मान लो एक बार आपने लिया NH4OH, इसने पानी में दिया NH4 पॉजिटिव और OH माइनस। एक बार लिया आपने NaOH, इसने दिया Na प्लस और OH माइनस। OH माइनस दोनों दे रहे हैं, लेकिन दोनों के देने में डिफरेंस है। इसके स्टार्टिंग में 10 मोल लिए, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना होता है 0। एक टाइम के बाद 2 सेकंड के बाद 10 में से 8 मोल चले गए, तो 8 इसके बन गए, 8 इसके, तो 10 में से 8 गए तो इधर कितने बचे 2, इधर कितने 8, इधर कितने 8। ये केवल एक एग्जांपल है, 10 में से आप 8 गए, 2 गए, 4 गए, 5 गए, कितने भी मान सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बचा रहेगा वीक में। स्ट्रॉन्ग क्या होता है 10 लिए, 10 में से 10 चले गए, अब 10 में से 10 चले गए तो यहाँ कितना बच गया 0, ये कितने बन गए 10 10। तो बेटा वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो ज्यादा OH माइनस देता है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा, जो कम दे पाएगा, जितने उसके पास थे उससे कम दिए उसने, तो वो क्या होगा आपके पास वीक होगा। वीक का मतलब पार्शली डिसोसिएट होना, पूरी तरह से टुकड़ों में ना टूटे। स्ट्रॉन्ग वो होता है जो आपके पास कंप्लीटली, मतलब 10 लिए थे 10 के 10 रिलीज कर दिए उसने, 10 के 10 दे दिए। इसने 10 लिए थे 10 में से 2 दिए, 3 दिए, इनको वीक बोलते हैं, या 1 दिया। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई कंप्लीटली होगा तो वो तो लार्ज अमाउंट देगा, भी टूट ही गया तो हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस देना, तो उसी को बेस बोलते हैं। जो पार्शियली होगा तो वो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आपके पास देगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे वीक, क्योंकि वो टूटा ही नहीं। तो 3 स्टेटमेंट बेटा इसकी सही है, पहली, दूसरी और तीसरी, फोर्थ वाली इनकरेक्ट। अब देखो बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो एल्कली प्रोसेस आर है। देखो इस चीज को समझते हैं। NaCl लिया आपने, एक्वस फॉर्म में है, या आपके पास बैटरी होती है एक, इस बैटरी के अंदर बेटा घरों में भी जो अपनी बैटरी होती है उसमें एक पे एनोड एक पे कैथोड लिखा होता है। ये एनोड होता है, पॉजिटिव को बड़े एरो से दिखाते हैं, ये नेगेटिव, ये एनोड है, ये बेटा जी कैथोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव। तो एनोड पे पॉजिटिव का मतलब बेटा पॉजिटिव के पास आने के लिए ये पे NaCl है, यहाँ पे NaCl और साथ में है पानी। अब मेरी बात समझो, देखो
यहाँ Na प्लस और पानी का H प्लस आने के लिए तैयार बैठा है, यहाँ Cl माइनस और पानी का OH माइनस आने के लिए तैयार बैठा है। जो पॉजिटिव रोड है उस पे तो जाएगा नेगेटिव वाले, पॉजिटिव के ऊपर कौन जाएंगे बेटा, नेगेटिव, और जो नेगेटिव रोड है उसके ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, इसके ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, इस पे जाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव। अब देखो एनोड पे आप लोग इतना याद रखेंगे एक बार कि एनोड पे जाता है आपके पास जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास देना पसंद करता है, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस बेटा जी जाता है एनोड पे, 2 इलेक्ट्रॉन देता है और Cl2 बनाता है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने को बोलते हैं रिडक्शन। ये जो आपके पास है H प्लस, ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बनाता है। तो देखो बेटा जी कौन कौन बन गए, इस रोड के ऊपर क्या आया, देखो Cl माइनस आया इसके ऊपर। अब बोलो सर OH माइनस क्यों नहीं आया, रूल होता है ये, चल ओ सुंदरी, Cl माइनस हो OH माइनस हो, कभी यहाँ कुछ दे देगा CuSO4 SO4 हो तो उसमें Cl माइनस और OH माइनस में Cl जाता है, OH और SO4 हो तो OH जाता है। तो ये बेटा एक सीरीज होती है, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ गया Cl माइनस, यहाँ क्या बन गया Cl2, यहाँ से Cl माइनस खत्म, यहाँ पे कौन गया H प्लस, यहाँ से H प्लस खत्म हो गया पानी से, यहाँ चला गया H2, Cl2 मिला H2 मिला। अभी सॉल्यूशन में कौन पड़ा रह गया Na प्लस और OH, तो क्या बन गया NaOH। तो हमें अंदर सॉल्यूशन में तो क्या मिल गया NaOH मिला आपके पास, यहाँ मिला Cl2 और वहां मिला H2, तो H2 मिला Cl2 मिला और NaOH। तो आपके पास बेटा जी हुआ क्या है 2NaCl था पानी के साथ, उसको जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो आपके पास अभी आप लोगों ने देखा NaCl का Cl चला गया, Cl2 बना, पानी का H प्लस चला गया, पानी का H प्लस चला गया, तो पानी का तो चला गया H प्लस, तो पानी का कौन बच गया OH माइनस, और Na प्लस का चला गया, NaCl का चला गया, Cl कौन बच गया Na प्लस, Na प्लस और OH माइनस मिलके आपस में नीचे क्या बना देंगे 2NaOH। तो इसको लेके चले थे, जैसे इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, बिजली पास की, तो एनोड पे कैथोड पे ये मिला और साथ में अंदर ये मिला, सॉल्यूशन में NaOH बचता गया, लिया ये था, ये मिलके तैयार हो गए। तो प्रोडक्ट कौन कौन से मिले, कौन कौन से प्राप्त हुए लास्ट में, H2Cl2 और NaOH प्राप्त हुआ, H2Cl2 और NaOH। कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एसिड और बेस का नेचर कोरोसिव होता है, तो जंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरीके से, एसिड एंड बेस, ये तो रिमेंबर बेस चीजें बेटा याद रखोगे, इनका नेचर कोरोसिव नेचर होता है एसिड और बेस का। The aqueous solution of which of the following salt will turn red litmus to blue। देखो किसी न किसी तरीके से आपको दिमाग में सेट करके रखना, जैसे मैं ऐसे रखता हूं ABR कि एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है। अब ये कह रहा है कि रेड से ब्लू हो गया, रेड से ब्लू हो गया, तो इसका मतलब एसिड में तो वो कैसे ब्लू से क्या हुआ रेड, तो इसका मतलब बेसिक प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे ही कंटेनर में बेस ज्यादा होगा तो लिटमस पेपर का जो कलर था वो रेड से कैसा हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। जैसे ही उस कंटेनर में, जैसे मान लो एसिड है पड़ा हुआ इसमें एसिड, तो उसका कलर कैसा है रेड, बेस डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें बेस ज्यादा हो जाएगा, बेस ज्यादा हो जाएगा तो ये अपना कलर धीरे धीरे रेड से किसी में कन्वर्ट कर देगा ब्लू में, ब्लू हो जाएगा बेसिक के अंदर। तो यानी कि अपने को ये देखना है कि अगर इसका कलर बेस ब्लू होना है तो आपके पास बेस किस में ज्यादा है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये बेटा KOH प्लस H2SO4 से मिलके बना है, तो ये तो एक न्यूट्रल सोल्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है। पहले और दूसरे ग्रुप के पीछे OH लगाते हैं, के पहले में आता है, तो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं कुछ को छोड़ करके। तो ये तो आपके पास इसमें, इसको जैसे पानी में डालेंगे तो KOH और H2SO4 बनेगा, वो आपके पास एक तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है। सोडियम सल्फेट का भी यही काम, सोडियम सल्फेट Na2SO4, जैसे पानी में डालोगे तो NaOH और H2SO4, तो ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है। सोडियम क्लोराइड में बेटा यही काम है,
NaCl, पानी में डालोगे NaOH और क्या बनेगा HCl, फिर से ये OH देगा H देगा, NaCl पड़ा ही हुआ है, तो आपके पास ये तो आपके पास न्यूट्रल है एक तरीके से। पोटेशियम कार्बोनेट, हाँ पोटेशियम के कार्बोनेट का मतलब CO3, इसकी वैलेंसी 2 इसकी 1, ऐसे तुम बनाते थे 9th में, K2CO3। जब इस K2CO3 को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा KOH प्लस H2CO3। KOH बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है, कार्बन हाइड्रोजन आए तो वीक एसिड होते हैं ज्यादातर, ये वीक एसिड है। तो बेटा एसिड कैसा है वीक और बेस कैसा है स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा नेचर में बेसिक होगा, और सॉल्यूशन अगर बेसिक होगा तो लिटमस पेपर का कलर बेस के अंदर कैसा होता है ब्लू होता है, एसिड में कैसा होता है रेड होता है। तो बेस चाहिए था तो बेस इसमें मिल गया क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा OH माइनस होंगे, यानी सॉल्यूशन बेसिक होगा नेचर में, बेसिक होगा तो जो लिटमस पेपर है वो तुरंत अपना कलर रेड से किस में बदल देगा ब्लू में बदल देगा। तो पोटेशियम कार्बोनेट इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, आपको देखना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड ऑन आइसी रोड टू मेल्ट आइस इन कोल्ड कंट्रीज। ये कह रहा है कि जो आपके पास कोल्ड कंट्री है, ठंडे इलाके हैं, या अपना ही मान लो शिमला है, सर्दियों के अंदर खूब सारी वहां बर्फ जम जाती है रोडों के ऊपर, जो लोग घूमने जाते हैं तो वहां पे नमक का छिड़काव करते हैं, रॉक सोल्ट का। होता क्या बेटा, जैसे ही इस नमक का छिड़काव किया जाता है तो ये आपके पास दो चीजें करते हैं, जैसे आपने गाड़ी में सुना होगा कूलेंट क्यों डलवाते हैं, ये जैसे ही डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का मतलब जो गाड़ी के अंदर आग लगने की संभावना 100 डिग्री पे थी, जैसे ही ये डाल देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह वगैरह, तो फिर गाड़ी में आग लगने की चांसेस बढ़ जाती है, 120 पे लगती है। ऐसे ही पिघलने में भी, अब सड़क है, ये सड़क है, इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है, जैसे ही बर्फ जमी हुई है अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक, रॉक सोल्ट का मतलब नमक होता है NaCl, वो डाल दिया, तो इससे क्या होगा बेटा, वो जो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहां वो जमनी है, वो पहले बर्फ जम रही है 0 पे, अब वो बर्फ जमेगी -21 डिग्री पे। तो बर्फ जमेगी किस पे -21 पे, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 0, तो बर्फ जमेगी -21 तक टेम्परेचर झेल सकता है वो पानी, तो -21 पे जमेगी, जबकि बाहर टेम्परेचर कितना है 0, तो -21 टेम्परेचर वहां होगा ही नहीं, तो बर्फ जमेगी नहीं, तो पिघल जाएगी आपके पास, तो तुरंत सड़क खाली हो जाएगी। तो नमक डालने से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, जो चीज 0 डिग्री पे जमनी थी वो -21 पे जमेगी या -55 पे जमेगी, अब -21 पे जमेगी तो -21 टेम्परेचर होता ही नहीं, -5-10 होकर रह लेता है, तो आराम से सड़क खाली हो जाती है, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर तो 0 डिग्री है, पहले 0 पे बर्फ जमी हुई है, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैंने -21 तक कर दिया, तो वो -21 पे जमेगी, -21 पे जमेगी, लेकिन सराउंडिंग कितना है 0, तो आसानी से पिघल जाएगी, रोड खाली हो जाएंगे, लोग चल पड़ेंगे अपने पास। ठीक है बेटा जी। टूथ animal made up of calcium phosphate start decay when the pH of mouth is lower than 5.5। ये याद रखना पड़ेगा, जब 5.5 से कम हो तो उस टाइम बेटा टूटना स्टार्ट कर देता है अपना ये टूथ वाला जो जबड़ा टाइप है, ये तो याद रखना पड़ेगा बेटा 5.5, ये रिमेंबर बेस चीजें। फॉर बेस्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट पीएच ऑफ स्केल मस्ट भी, देखो क्लोज टू 7, मोर देन 7 तो कितना ही हो जाए, अब देखो तुम ये खुद भी आइडिया लगा सकते हो, 7 से ज्यादा होगा, मोर देन 10, अब 10 से कोई ज्यादा तो 7 से भी ज्यादा, तो ये आंसरों में तो कोई दम ही नहीं है। लेस देन 7, अब लेस देन 7 कितना 7 से कम हो, ऐसे तो चीज जल जाएगी, तेजाब हो जाएगा, पूरा पीएच बहुत कम कर दोगे तो एसिड बन जाएगा, क्लोज टू 7। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, लगभग सृष्टि की लीला ऐसी है कि 7 के आसपास ही सर्वाइव करते हैं। जैसे बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो अपने जो खून उसका पीएच कितना होता है, लगभग 7.3 के आसपास, पानी अपना 7 के आसपास, तो 7 के आसपास ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा बेसिक होगा, तो सृष्टि के लिए कहीं ना कहीं जो लिविंग आपके पास ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो ये क्लोज टू 7 के आसपास है तो काम चल जाएगा, जिंदगी कट जाएगी। ठीक है बेटा जी, ठीक है। Which of the following salt solution is neutral? ये तो अभी मैंने आपको सिखाया, NaCl न्यूट्रल है क्योंकि इसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा NaOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4Cl को डालोगे ना बेटा, NH4 पॉजिटिव
इस पे जाएगा पानी का OH, Cl माइनस पे जाएगा पानी का H प्लस। तो ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसको पानी में डालोगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये pH 7 से कम दिखा देगा, यानी सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। ठीक है, Na2CO3 अभी हमने सीखा, NaOH प्लस H2CO3 स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। अब बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो pH को 7 से ज्यादा ले जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। न्यूट्रल आपके पास NaCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, pH 7 बना रहेगा, इसमें 7 रहेगा बेटा, pH 25 डिग्री पे 7 न्यूट्रल। ये आपके पास 7 से कम हो जाएगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है। इसमें बेटा pH 7 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी ए। ये तो आपको हल्का फुल्का तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, इतना करेंगे आज। बेस्ट ऑफ लक।